नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। आप सभी देख रहे हैं यू एंड वी टीवी। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं, जो खबरें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सभी खबरें जानना आपके लिए है बहुत ही जरूरी। वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल और नाकाम मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट से भारत को लगा है बड़ा झटका। दोस्तों, आप सभी को बताते चले, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से मांग की गई है कि वो भारत सहित 4 देशों को धार्मिक आजादी के मामले में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि चिंताजनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखे। बाइडेन प्रशासन से यह सिफारिश पिछले साल यानी कि साल 2020 में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति को लेकर की गई है। भारत के अलावा अमेरिकी कमीशन ने जिन 3 देशों को इस लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है उनमें रूस, सीरिया और वियतनाम भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है। आयोग ने भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति पर चिंता जताई है। इसके अलावा अमेरिकी आयोग ने 10 देशों को फिर से इसी सूची में डालने की सिफारिश की है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। अमेरिका से लगा है भारत को बड़ा झटका। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट से भारत को झटका लगने के बाद मोदी सरकार की कार्यशैली और रणनीति पर भी यहाँ प्रश्न चिन्ह लग चुका है। देख सकते हैं, बड़ी खबर निकल के आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन की कमी पर सख्त, केंद्र से कहा भीख मांगो, उधार लो या फिर चोरी करो। क्या जरा से भी मानवता बची है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे राष्ट्रीय राजधानी के उन अस्पतालों को फौरन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए जो इस वक्त गैस की कमी से जूझ रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा केंद्र हालात की गंभीरता को आखिरकार क्यों नहीं समझ रहा है। हम इस बात से स्तब्ध और निराश हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन इस्पात कारखाने लगातार चल रहे हैं। अदालत ने कहा कि जब टाटा अपने इस्पात कारखानों के लिए बनाई जा रही ऑक्सीजन को चिकित्सीय उपयोग के लिए दे सकते हैं तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? या लालच की हद है? क्या जरा से भी मानवता बची है या फिर नहीं? हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक ऑक्सीजन का आयात नहीं होता तब तक अगर इस्पात और पेट्रोलियम जैसे उद्योग कम क्षमता के साथ काम करें तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन अस्पतालों को चिकित्सीय ऑक्सीजन नहीं मिली तो तबाही मच जाएगी। यहाँ पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और सख्त टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार भीख मांगे, उधार ले या फिर चोरी करे, कहीं से भी हो ऑक्सीजन का इंतजाम करके दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाए। बड़ी खबर है दोस्तों। अगली खबर जानते हैं। खबर दोस्तों गोरखपुर से निकल के आ रही है। वैक्सीन के दाम पर बीजेपी एमएलए ने ही उठाए सवाल, ट्वीट कर कहा तुम तो डकैतों से भी बदतर हो। आपको दोस्तों खबर बताते चलें कि देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगवाने का ऐलान कर दिया है। 1 मई से टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी बीच कोविशील्ड की तरफ से वैक्सीनों की कीमत का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद गोरखपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वैक्सीन कीमत को लेकर सवाल उठाया है। विधायक ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि वैक्सीन कोविशील्ड को जिन कीमतों पर भारत सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिकों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है उसमें बड़ी विसंगति है। बीजेपी विधायक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को कहा कि तुम तो डकैतों से भी बदतर हो। सरकार को तुम्हारी फैक्ट्री का एपिडेमिक एक्ट में अधिग्रहण कर लेना चाहिए। तो देख सकते हैं, वैक्सीन के दाम पर बीजेपी एमएलए ने ही अब सवाल उठा दी हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी है। जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर जानते हैं। बंगाल में अमित शाह की रैली, पत्रकार बोले भाषण सुनने के लिए शमशान के मुर्दे भी शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति काफी खराब हो चुकी है दोस्तों। राज्य में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में लगभग 11,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के कारण स्थिति खराब होने के बावजूद भी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें खास तौर पर बीजेपी के नेता अमित शाह शामिल हैं। आप सभी दोस्तों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है, कोई भी बयान जारी नहीं किया है। लोगों की जान को दांव पर लगाकर भाजपा किसी भी शर्त पर चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पत्रकार अजीत अंजुम ने गृह मंत्री अमित शाह की रैली की एक तस्वीर शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल के शमशानों से मुर्दे भी हो सकते हैं शामिल इनकी रैलियों में।
आज का ही न्योता है। देश में टूटती सांसों के बीच भी ये भाषण देने से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। किसी चैनल में मजाल की पूछे सवाल। आप सभी दोस्त यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि बीजेपी की नीयत कितनी खराब है। लोगों की जान दांव पर लगी है और बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां पर सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। कोई भी प्रचार नहीं कर रहा है, रैली नहीं हो रही। लेकिन भाजपा के नेता हैं वो इतने गिर चुके हैं कि रैली करने से भी यहाँ बाज नहीं आ रहे हैं। और अमित शाह तो इसे अपना संवैधानिक अधिकार भी बता चुके हैं। बंगाल इलेक्शन, जी हाँ दोस्तों, टीएमसी का आरोप, सीआरपीएफ ने हमारे कार्यकर्ता के पैर में मारी है गोली। आपको दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान आज जारी है। इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की कड़ी परीक्षा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, एक खबर निकल के आ रही है। टीएमसी ने सीआरपीएफ पर गंभीर आरोप लगाया है। टीएमसी का कहना है कि नॉर्थ परगना के अशोकनगर विधानसभा के बूथ नंबर 78 पर हमारे कार्यकर्ता कबीर रूल को सीआरपीएफ ने पैर में गोली मारी है। वहीं टीएमसी ने आरोप भी लगाया कि उसके कार्यकर्ता पर बीजेपी के लोगों ने हमला भी किया है। अन्य बूथों पर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को बीजेपी तैयार है, चाहे उसे कोई भी रणनीति क्यों ना अपनानी पड़े। वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, देश में संकट सिर्फ कोरोना का नहीं है, केंद्र की जन विरोधी नीतियां हैं। खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। दोस्तों देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा है निशाना। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि देश में सिर्फ कोरोना वायरस का संकट नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां भी हैं। उन्होंने लिखा कि घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना का नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की वह नीतियां भी जिम्मेदार हैं जिसमें झूठे उत्सव और खोखले भाषण हैं। देश को समाधान चाहिए, भाषण नहीं। इससे पहले बुधवार को भी उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत के पास अब भी कोई कोविड रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अपने लोग मर रहे हों तब ऑक्सीजन और वैक्सीन का निर्यात करना किसी भी अपराध से कम नहीं है। वहीं एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ ही उद्योगपतियों को फायदा होगा जो कि मोदी सरकार के मित्र हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक साल में गरीबों की संख्या हुई दोगुनी से ज्यादा, 6 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ हुई। सामूहिक गरीबी का मिला है टैग। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 में कोरोना संक्रमण की आई पहली लहर का देश पर काफी बुरा असर पड़ा था, जिससे यहाँ पर भारत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। कोरोना संक्रमण के चलते मोदी सरकार द्वारा साल 2020 में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से देश भयंकर बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां गरीबी बढ़ रही है, वहीं महंगाई भी ऊंचाइयों को छू रही है। कुल मिलाकर देश में गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर से देश में कोरोना संक्रमण पैर पसार चुका है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भारत में हर दिन संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत में कोरोना महामारी जितनी स्पीड से बढ़ेगी उतनी ही स्पीड से भारत में गरीबी भी दस्तक देगी। प्यू रिसर्च सेंटर ने इस संदर्भ में एक बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक पिछले एक साल में कोरोना महामारी के कारण भारत में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से अब 13.5 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि एक साल के अंदर ही भारत में गरीबों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत 45 साल बाद सामूहिक गरीबी की श्रेणी वाले देशों में शामिल हो चुका है। भारत में गरीबी बढ़ने का कारण सरकार द्वारा लगाए जा रहे लॉकडाउन को बताया जाता है, जिसके कारण देश में व्यापार कम हो रहा है और लोग बेरोजगार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस साल देश में कोरोना महामारी ने विकट रूप ले लिया है। अब जब देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत हो तो सरकार गरीबी और बेरोजगारी का हवाला देकर इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है जो आप लोगों ने जानी है। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पे, आप अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली खबर जानते हैं। सोनिया गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी, एक वैक्सीन के 3 दाम, कैसे संकट के वक्त मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहा है केंद्र। आपको दोस्तों बताने की कोरोना वैक्सीन के नए चरण की शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग दाम तय किए गए हैं। अब इसी मसले पर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम तय किए हैं, इससे सीधा बोझ आम इंसान पर पड़ेगा। सोनिया गांधी ने कहा है कि राज्य सरकारों पर संकट बढ़ेगा और आम आदमी को वैक्सीन के लिए अधिक पैसा देना होगा। ऐसे में एक ही वैक्सीन निर्माता 3 तरह के रेट कैसे तय कर सकता है। सोनिया गांधी ने अपील की है कि केंद्र सरकार को अपनी इस रणनीति पर तुरंत विचार करना चाहिए और इस नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए ताकि 18 साल से अधिक उम्र के लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा सकें। बिहार कोरोना संकट के बीच फ्रंट से लीड करके आगे आए तेजस्वी यादव, सलाह के लिए जारी की डॉक्टरों की सूची। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट और भी लगातार गहराता जा रहा है। कई स्तरों पर सरकार की नाकामी उजागर हो रही है तो लोग अस्पतालों की कुव्यवस्था पर आक्रोशित भी हैं। एक तरफ जहां बिहार के सत्ताधारी एनडीए गठबंधन से संबंधित जनप्रतिनिधियों की ओर से लोग आस भरी नजरों से देख रहे हैं तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फ्रंट से लीड करने के लिए कमर कस ली है। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े 13 डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वह महामारी के इस दौर में संक्रमित मरीजों का इलाज करें। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी सूची भी जारी कर दी है। तेजस्वी ने ये सूची जारी करते हुए लिखा कि जरूरतमंद लोग कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी तथा निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के लिए आरजेडी चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि लोकसभा में बिहार से एनडीए के 40 में से 39 सांसद, राज्यसभा में कुल 48 एमपी तथा 5 केंद्रीय मंत्री, लेकिन सभी नाकारा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कोई भी नेता, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के हित में जवान नहीं खोल रहे हैं। जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों का सामूहिक बहिष्कार करे। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और भारी भरकम मंत्रिमंडल सहित डबल इंजन सरकार है, लेकिन सबसे बुरे हालात बिहार के ही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है तेजस्वी यादव ने। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच सख्त पाबंदियों की घोषणा की गई है। उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल करने की दी गई है इजाजत। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राज्य सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं दोस्तों, उसमें लॉकडाउन का प्रावधान किया गया है जो 22 अप्रैल यानी कि आज रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर सिर्फ 15% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि इनमें उन्हें छूट दी गई है जो कोविड-19 महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी तक की आज दिन भर की जो बड़ी खबरें निकल के आई थी सामने आप तक पहुँचाई हैं U&V टीवी पर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को पहुँचाइए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।